हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रदीप ध्यानी एंड यू वाचिंग माय चैनल। गाइस, जैसा कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सीएमए फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स जो है हमारी 50 मार्क्स में है और हमारा बिजनेस जो है वो किस में है, 50 मार्क्स में है। इसका मतलब गाइस ये है कि हमें दोनों ही क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट पढ़ना पड़ेगा। हमें इकोनॉमिक्स जितना पढ़ना है उतना ही हमें बिजनेस पढ़ना है, ठीक है। और बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक्स की तुलना में गाइस क्या है, थोड़ा सा ना ज़्यादा आसान है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस पर अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो इजीली आप इकोनॉमिक्स में अच्छा मार्क्स कर सकते हो। और आप और अकाउंट्स हो गया, आपका लॉ हो गया, मैथ आ गया, उसमें आपको हेल्प करेगा आप एग्रीगेट करने के लिए। तो गाइज, इकोनॉमिक्स को मैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान बना दूंगा। इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस। हम गाइज, आपको फाउंडेशन की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपको कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो मेरे चैनल पर। आपको पर्सनली मेरे फेसबुक पेज पर आप लाइक कर सकते हो। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कर सकते हो। तो गाइस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस जो है वो मैं साथ साथ करता रहूँगा। आपको टाइम टू टाइम आपको लेक्चर मिलते जाएंगे। कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। और कोशिश करूँगा आपको लॉ, इकोनॉमिक्स के अलावा आपको लॉ और अकाउंट्स और मैथ के भी आपको फ्री लेक्चर मिल जाएँ, जिससे आपकी हेल्प हो जाए। मेरी टीम जो है वो इस विषय पर काम कर रही है। सो गाइस, मेरा नाम सीएमए प्रदीप ध्यानी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस अपना पहला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है गाइस। तो इकोनॉमिक्स में गाइस हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हमारा 100 मार्क का है। एंड हमारा जो पेपर वन पेपर वन हमारा 100 मार्क का है, जिसमें इकोनॉमिक्स जो है वो है 50 मार्क का। और हमारा जो बिजनेस है वो है हमारा 50 मार्क का, ठीक है गाइस। हमारा जो बिजनेस है वो कितने का है गाइस, 50 मार्क का है गाइस। ओके गाइस। तो गाइस, ये दोनों ही इकोनॉमिक्स और बिजनेस दोनों ही आपको मैं कराऊंगा 50 नंबर का, क्योंकि 100 नंबर का तब बनेगा। और आज हम अपना बिजनेस का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला चैप्टर। चलिए गाइस, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो हमारा चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। पहले चैप्टर का नाम है गाइस हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस। तो गाइस, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि गाइस की बिजनेस होती क्या है। गाइस, कभी भी कोई भी व्यवसाय जो होता है वो बिजनेस, जब अपना बिजनेस करता है तो किस तरीके से वो अपने बिजनेस को संभाले, ठीक है ना गाइस। किस तरीके से मैनेज करे, किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करे ताकि उसको ऑप्टिमम फायदा हो, ठीक है ना। उसके जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो, सही से उपयोग हो, उनका वेस्टेज ना हो, ठीक है। तो बिजनेस में ये बिजनेस में ना हमारे 5 फंक्शन होते हैं कि पहला, सबसे पहला हम करते हैं प्लानिंग। किसी भी काम को करने के लिए फ्यूचर में हम एस्टिमेट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि क्या क्या हमें काम करना है उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हमने देख लिया कि अब हमें ये काम करना है, मान ली इस तरीके का बिजनेस करना है हमें, तो वो हमारा हो गया ऑर्गेनाइजिंग में। गाइस, पहला था हमारा प्लानिंग, हम एस्टिमेट करेंगे गाइस, हम चीज़ों का एस्टिमेट करेंगे। दूसरे में ऑर्गेनाइज, क्या काम हम करना चाहते हैं। तीसरा है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या है कि हम टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे और हम अपनी जो हायरिंग प्रोसेस है ना उसको इतना ईजी करेंगे, इतना ईजिली करेंगे, और ऐसे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ लेकर आएंगे जो हम हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल कर सके, ठीक है गाइस। उसके बाद है कि जो कंपनी का जो एंटरप्रेन्योर है, जो व्यवसायी है, जो मैनेजमेंट है, वो इतनी बढ़िया तरीके से लीडरशिप करेगा, इतनी तरीके से लीडरशिप करेगा कि अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता रहेगा। और उस तरीके बाद है कि कंट्रोल, ठीक है गाइस। 5 हो गए आपके। सबसे पहला प्लानिंग, दूसरा आपका कौन सा हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है गाइस। स्टाफिंग यानी स्टाफ रखना, लीडरशिप हो गया, और कंट्रोल करना, ठीक है। ये 5 हमारे मैनेजमेंट होते हैं, इन्हीं को हमें ढंग से पढ़ना है। बहुत ही आसान है गाइस, और मैं सारा सिलेबस आपका बिजनेस का लेकर आऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, मेरे साथ मतलब बने रहिए मस्ती से, ठीक है गाइस। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर है हमारा इतना। तो गाइस, क्या नाम है इसका, हम बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। गाइस, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, हिक्स ने क्या कहा है। ये सब हमारे मैनेजमेंट के अर्थशास्त्री हैं। हिक्स डिफाइंस मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन एंड थ्रू अदर्स। यानी गाइस, काम को दूसरे लोगों से करवाना, इस तरीके से करवाना, उनको प्रोत्साहन देना, इंकरेजमेंट करना, इस तरीके से काम करवाना ताकि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो खुशी से काम कर रहे हैं, ऐसा ना कि दबाव से काम कर रहे हैं। इसी को तो कहते हैं लीडरशिप। नेतृत्व इस तरीके से करना कि वो खुशी से करे, उनको इंकरेजमेंट करे, टाइम टू टाइम सैलरी दे, टाइम टू टाइम बोनस दे। तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय
एंड अदर्स, यानी दूसरों से काम करवाना आपका मैनेजमेंट है, और अच्छे तरीके से काम करवाना है। नहीं काम तो हो रहा है लेकिन काम नुकसान हो रहा है, ये नहीं। दूसरे हमारे बिजनेसमैन किसने कहा था, कोंटेज एंड ओडोनेल स्टेट दैट मैनेजमेंट मींस गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल, यानी लोगों के साथ मिलकर काम को करवाना, लोगों के साथ मिलकर काम को करवाना। ये तो है गाइस हमारी इतना, यानी गाइस बिजनेस में हम क्या करते हैं कि काम को इतने अच्छी तरीके से करवाते हैं हम काम को, ताकि हमें अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम क्या कर सकें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट करना, यानी लोगों को इस तरीके से उनको मोटिवेट करना, उनको जो लीडर है मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है हमारी, उनको इस तरीके से मोटिवेट करना कि वो अपने काम को स्वयं करे, परफेक्शन लेकर आए। जिस काम को करने में आधा घंटा लगता था उसी काम को वो 20 मिनट में करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, प्रैक्टिस करें, दिल लगाकर काम करें। ठीक है, आगे चलते हैं हम। होप सो आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी कुछ भी नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद है गाइज, एक और चीज़ बोली जाती है हमारे में यहाँ पर, मैनेजमेंट क्या साइंस है, क्या आर्ट है और क्या प्रोफेशन है, इन चीज़ों को हम समझेंगे अब। गाइस साइंस का मतलब क्या होता है ना कि साइंस का मतलब होता है थ्योरेटिकल चीज़ें। साइंस का मतलब होता है थ्योरेटिकल चीज़ें, कि हम अगर किसी चीज़ को थ्योरेटिकल बातें होनी चाहिए कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो मेरा क्या लाता है, साइंस का। और आर्ट का मतलब प्रैक्टिकल। और प्रोफेशन का मतलब कि जब कोई किसी भी काम को, मान लीजिए एक व्यक्ति को कोई काम दिया गया है, वो उस काम को लगातार करते जा रहा है, लगातार करते जा रहा है, तो प्रैक्टिस करते करते वो उसका प्रोफेशनली मास्टर बन जाता है, तो उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अगर मान लीजिए आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि आप एक सीए फर्म है, एक बहुत बड़ी सीए फर्म है मान लीजिए, या कोई सीए फर्म है, उसमें आपने देखा होगा अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है आपका टीडीएस का डिपार्टमेंट, एक होता है आपका बुक कीपिंग का डिपार्टमेंट जो अकाउंटिंग करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं, एक होता है जीएसटी का, और एक मान लीजिए आपकी ये आपका आरओसी का, आरओसी रिलेटेड काम हो गया। तो गाइज होता क्या है, डिपार्टमेंट बनाने का मकसद क्या होता है आपको पता है? डिपार्टमेंट बनाने का मकसद गाइज ये होता है, डिपार्टमेंट बनाने का मकसद गाइज ये होता है कि परफेक्शन लाया जाए, यानी जिस काम को एक व्यक्ति मान लीजिए 4-5 साल से टीडीएस का काम कर रहा है, तो टीडीएस के काम पर उसकी पकड़ जो है एकदम बढ़िया हो चुकी होगी। इसी तरीके से जो काम आरओसी का कर रहा है, उस व्यक्ति को आरओसी के एक एक लॉस के बारे में पता होगा। जो जीएसटी कर रहा है, जीएसटी की डेट कौन सी है, कैसे रिटर्न होगा, इनपुट टैक्स को कैसे एडजस्ट किया जाए, जो रिफंड मिलता है उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। ही हैज ऑल each and every conceptual knowledge about the GST. The person who is handling TDS, who has फुल फ्लैच नॉलेज ऑन टीडीएस। तो ये सिंपल सा गाइस कि प्रोफेशन का मतलब एक काम को प्रैक्टिस कर करके इतना परफेक्शन हो जाता है, वो प्रोफेशनली आपको ले जाता है। साइंस का मतलब थ्योरेटिकल किसी बात के बारे में बात करना, आर्ट का मतलब प्रैक्टिकली उस काम को अप्लाई करना, प्रोफेशन का मतलब जब आप उस काम को प्रैक्टिकली अप्लाई कर चुके हैं और आप काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आप परफेक्ट होते जा रहे हैं। तो प्रोफेशनली पढ़ते हैं हम साइंस के बारे में। साइंस मैनेजमेंट एज अ साइंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, यानी कि मैनेजमेंट एज अ साइंस इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया है। ठीक है ना, मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट जो हर जगह, मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है। आप छोटे लेवल पर देख लीजिए, किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन पर देख लीजिए, आप किसी आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, हर जगह मैनेजमेंट पाया जाता है। experimentation and observation. Scientific principles are derived through scientific investigation and researching. They are based on logic. Management principles are also based on scientific inquiry and observation. And the only opinion of Henry Scholl, they have been developed through experiment and practical experiences of large number of managers. Example, it is observed that fair remuneration to personnel helps in creating a satisfied workforce. ये कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट मतलब टाइम टू टाइम आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि यार हमारे एम्प्लॉय जो है दुखी क्यों है, या हमें लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या किसी भी काम को करवाने के लिए एम्प्लॉय इतना समय क्यों ले रहे हैं। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। मान लीजिए हो सकता है कि आपके एम्प्लॉय जो है आप ज़्यादा काम करवा रहे हैं उससे, 8 घंटे का आपने समय दिया और आप 10.5 घंटे उसमें काम करवा रहे हैं, तो वो उतनी मतलब वो उतनी परफेक्शन से वो चीज़ों को नहीं कर पाएगा, वो उतनी परफेक्शन से उन चीज़ों को नहीं कर पाएगा। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है गाइस कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, और अगर हम वैसा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, और अगर हम उसको नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगला है टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टिबिलिटी। इसका मतलब होता है गाइस, टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि हम हम ये चीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें मान लीजिए हम दो एम्प्लॉय का एग्जांपल ले रहे हैं, राम और एक श्याम। ठीक है, एक राम और एक श्याम। मान लीजिए राम के केवल एक मैनेजर है
यानी राम को जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, जो आदेश मिलते हैं, वो राम को एक मैनेजर से मिलते हैं। और मान लीजिए वहीं उसी कंपनी में श्याम है जिसके दो मैनेजर है, दो रिपोर्टिंग मैनेजर हैं। तो गाइस वो किसकी बात माने किसकी नहीं बात माने, इन्हीं चीजों में वो उलझा रह जाएगा। एक मैनेजर मतलब उससे इंस्ट्रक्शन ले रहा है, उन्हीं को फॉलो करना है। तो मैनेजमेंट में ये बोला जाता है एज अ साइंस कि हम पता लगा सकते हैं कि रीजन क्या है, इनके कारण क्या है। अगर हमारा कोई डाउन मतलब कोई लूपिंग आ रहा है किसी चीज में या कोई फेलियर हो रहे हैं, तो क्या उनका रीजन है। अगला पढ़ते हैं गाइस हम, मैनेजमेंट एज आर्ट। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब मैनेजमेंट एज अ आर्ट। आर्ट का मतलब कि गाइस मैनेजमेंट में ना, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई काम दिया जाता है, वो उस काम को प्रैक्टिकली करता है, तो प्रैक्टिकली करते 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 इतना महारथी हो जाता है वो कि उसको उस काम पर पकड़ हो जाती है। जब वो स्टार्टिंग में किसी काम को कर रहा था, तो उस काम को करने में मान लीजिए उसको 2 घंटे लगते हैं। आज प्रैक्टिकली उस काम को करते हुए एक ही काम पर उसका फोकस था, तो उसको अब उसी काम को करने में मान लीजिए 1 घंटा लगता है। जहां पर उसको 2 घंटा लगता था, आज उसको 1 घंटा लग रहा है। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट का मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज, पर्सनल स्किल्स। व्यक्ति अगर एक काम को करेगा, तो उसके अंदर उसी काम से रिलेटेड नई नई चीजों की स्किल्स होंगी, यानी पर्सनली ग्रोथ होगा उसका। क्रिएटिविटी, हर आर्ट के अंदर हर एक आर्टिस्ट में एक अपनी खुद की क्रिएटिविटी होती है, खुद का एक स्किल्स होता है, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है। मान लीजिए आप देखते हैं कि कोई किसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है, मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस को पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए कोई और लॉ को पढ़ाता है कोई, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट है और वो जानते हैं कि उनका उसमें इंटरेस्ट है और उनकी रुचि है, और जिस काम में रुचि होगी उस काम में उनको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो क्रिएटिविटी का मतलब आर्टिस्ट के अंदर गाइस क्या होता है, एक क्रिएटिविटी होती है। उसके बाद परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक आर्टिस्ट प्रैक्टिस करता है करता है करता है, धीरे धीरे करके उसका लेवल बढ़ता है और एक लेवल ऐसा आता है कि अपने पीक पर पहुंच जाता है, और उसके जो रिजल्ट होते हैं वो रिजल्ट बयां करते हैं उसकी प्रैक्टिस को। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट इज एन प्रैक्टिस। मतलब जब हम किसी काम को करते हैं, तो प्रैक्टिस से हमारे कहते हैं नई नई स्किल्स आती हैं, जिस काम को हम करते थे नई नई क्रिएटिविटी आती है, ठीक है ना। और प्रैक्टिस थ्रू परफेक्शन थ्रू अ प्रैक्टिस, मतलब परफेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो बोलते हैं वाह भाई वाह। रिजल्ट सोज, रिजल्ट स्पिक, रिजल्ट जो है स्पिक करते हैं। आगे चल रहे हैं गाइस हम। उसके बाद एक और है गोल ओरिएंटेड। मतलब आर्ट में व्यक्ति गोल ओरिएंटेड हो जाता है कि मुझे एक पर्टिकुलर काम दिया गया है, उस काम को मुझे अच्छे ढंग से करना है, उस काम को मुझे अच्छे ढंग से करना है और जल्द से जल्द खत्म करना है, और एकदम परफेक्शन से उस काम को मुझे खत्म करना है। गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यूर कन्वे इट टू यू। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। लगे रहिए बस, सी में प्रदीप यानी आपके साथ है। तो फाइनली गाइस हम ये कह सकते हैं, एक नंबर में आ सकता है मैनेजमेंट क्या साइंस है आर्ट है या दोनों है। मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस का मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज और आर्ट का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। जब मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का मतलब, जब आप किसी काम को करते हैं, जब आप किसी काम को करते हैं तो इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि प्रोफेशनल बन जाते हैं उसके। एक सीए है, उसको अपने काम में इतनी महारत हासिल हो जाती है, तभी उसको कहते हैं प्रोफेशनल। एक सीए हो गया, एक सीएमए हो गया, एक सीएस हो गया, अपना कंपनी सेक्रेटरी हो गया, हमारे तीनों लॉयर हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इसमें हमारे 6 पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ते हैं हम। There must be a systematized body of knowledge which is used either in instructing, advising or guiding others। ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में, या तो हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, किसी को गाइड करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ अ फॉर्मेट मेथड एंड सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग पीपल विद दैट नॉलेज और स्किल्स। वो प्रोफेशनली इतना महारती हो जाता है कि अब वो अपने से सबॉर्डिनेट जो उनकी नीचे लेवल पर होते हैं उनकी वो मदद करता है। अ स्कोप फॉर क्रिएटिंग पोस्टर्स ऑफ कंसल्टेंट फॉर दैट स्किल्स, यानी वो अपने स्किल से अपने आप को भी इवेल्युएट करता है और लोगों को भी इवेल्युएट करता है। फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन बाय सच कंसल्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ, और फिर वो ये लोगों का जुड़ाव उसके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब वो लोगों को पता है कि वो परफेक्ट अपने काम में परफेक्ट है, लोगों से मिलना स्टार्ट करते हैं, लोगों से जुड़ाव रखना स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट अमंग द प्रोफेशनल मैन, उसके अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट आता है, मतलब उसका बात करने का तरीका, उसका काम करने का तरीका, उसका एक व्यवहार एक अलग ही उसकी पहचान दिलाता है। रेडीनेस एंड टू रिस्पॉन्ड द नीड्स ऑफ मैन, कोई भी व्यक्ति, उस व्यक्ति की जब जरूरत होती है ना, वो प्रोफेशनली बंदा हमेशा अवेलेबल रहता है हर किसी की हेल्प करने के लिए। यही तो उसकी खासियत है, यही तो प्रोफेशनलिज्म दिखाता है उसका, कि वो हर एक के लिए अवेलेबल रहता है।
ठीक है गाइस। तो मैनेजमेंट जो है हमारा साइंस है, आर्ट है और हमारा प्रोफेशन तीनों है। ठीक है गाइस। साइंस का मतलब क्या था, थियोरटिकल नॉलेज। आर्ट का मतलब था गाइस प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है गाइस। और धीरे धीरे करके हम चीजों को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। Guys, एक नंबर में ध्यान रखें, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है हमारा, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखना, ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर, शॉर्टकट में टेलर या फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ओके। इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, इनके कुछ पॉइंट्स थे अपने, वो पॉइंट्स को हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। इन्होंने पहला पॉइंट बोला, रूल ऑफ थंब टू बी रिप्लेस बाय द रूल ऑफ साइंस टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। समय के साथ साथ परिवर्तन होना स्टार्ट होगा। रूल ऑफ थंब जो था उसकी जगह हम क्या करेंगे, रूल ऑफ साइंस को इस्तेमाल करेंगे। देयर शुड बी अ परफेक्ट हार्मनी अमंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब कि कंपनी में अलग अलग लोग होते हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, तो उनको किस तरीके से साथ मिलकर काम करना है, इस तरीके से उनको हम इंकरेजमेंट करेंगे उनका। तीसरा पॉइंट, एन एटमोस्फेयर ऑफ परफेक्ट कॉर्पोरेशन अमंग डिफरेंट वर्कर हैज टू बी क्रिएटेड फॉर म्यूचुअल इंटरेस्ट सबमिटिंग फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। उनके अंदर पर्सनली इंटरेस्ट किया जाए, उनके अंदर मोटिवेशन बूस्ट किया जाए, उनके अंदर मोटिवेशन बूस्ट करेंगे कि कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। कोऑर्डिनेशन का मतलब था गाइस आपस में एक दूसरे से मिलकर काम करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। प्रोडक्शन हैज टू बी मैक्सिमाइज एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी कि इस तरीके से वो मान लीजिए अगर एम्प्लॉयज खुश हैं, आपस में कोऑर्डिनेट है, साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको आपको जितने भी जो रिजल्ट हैं आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। There should be encouragement to greater efficiency and prosperity for every individual, both employer and employee। यानी एम्प्लॉयर जो अगर एम्प्लॉय को इंकरेजमेंट करेगा, टाइम टू टाइम बोनस देगा, उसको इंसेंटिव्स देगा, तो एम्प्लॉय जो है वो मन से काम करेगा अपने। प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, ठीक है ना। एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग करे, उसको अपडेट करता रहे, जो आने वाली टेक्नोलॉजीज है उनसे उसको अवगत कराए, ठीक है ना, उनको अपडेट करे। अपडेट रहना गैस बहुत जरूरी है। जैसे हम देख लो हमारे इंस्टीट्यूट में, आप ही देख लीजिए, इंस्टीट्यूट में अब अपडेट आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है, हमें अपडेट रखना पड़ता है कि भाई इंस्टीट्यूट ने क्या नोटिफिकेशन निकाला है। इक्विटेबल डिवीजन ऑफ वर्क एंड पर्सनैलिटी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज को क्या करें, साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी ये कंपनी ग्रोथ पे जा सकती है। और टेलर वाज क्रिटिसाइज, हर एक मैनेजमेंट ने अपने पॉइंट्स रखे हैं और उन पॉइंट्स की क्रिटिसिजन होती, क्रिटिसिज्म यानी बुराइयां, यानी उनकी आलोचनाएं होती हैं कि यार हाँ टेलर ने ये बातें बोल दी है, उसकी कुछ आलोचनाएं, लोग आलोचनाएं करने लगे, यार आपने ऐसा बोल दिया, यार आपने ऐसा बोल दिया। तो उन आलोचनाओं को अब हम पढ़ेंगे। इट डील्स विद फैक्ट्री मैनेजमेंट ओनली, मतलब केवल फैक्ट्री, मतलब ये कंपनी से रिलेटेड ही बातें करता है। ये प्रैक्टिकली जब हम अप्लाई करते हैं या फैक्ट्री से बाहर अप्लाई करते हैं तो ये प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग इज मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग इज मिसलीनियस कॉन्सेप्ट, मतलब बोलना एक अलग बात है गाइस, और प्रैक्टिकली इस कंपनी में ऐसा होगा या नहीं होगा अलग बात है। कि क्या जैसा बोल रहे हैं कि क्या नाम है इसका, कि एम्प्लॉयज का भला करना चाहिए, एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देना चाहिए, एम्प्लॉयज का ध्यान रखना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? शायद नहीं भी है, शायद हाँ भी। तो ये क्रिटिसिज्म है। इट लेस टू मच emphasis on engineering side, ignoring the importance of human aspect in production. It lays too much emphasis on engineering side, ignoring the importance of human aspect in production। मतलब ह्यूमन को यहाँ पर, मतलब ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब लोगों की भलाई को इग्नोर कर रहे हैं कि उनको लोगों को काम में इतना मोटिवेट किया जाए, इतना मोटिवेट किया जाए ताकि अल्टीमेट रिजल्ट उतना निकले। तो मतलब कि ह्यूमन को वेलफेयर पर ध्यान नहीं दिया गया है। फंक्शनल फोरमैनशिप इज नॉट अ डायरेक्ट इंप्रूवमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल फोरमैनशिप इज नॉट अ डायरेक्ट इंप्रूवमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब इज नॉट अ डायरेक्ट इंप्रूवमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना गाइस, की मतलब इसमें ना बोलने के लिए तो हम बोल रहे हैं, बोलने के लिए तो हम बोल रहे हैं कि क्या नाम है उसका, हमको अपडेट करना चाहिए एम्प्लॉयज को, है ना, टाइम टाइम उनको बोनस देना चाहिए, इंसेंटिव, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ही कंसीडर ह्यूमन एलिमेंट एज अ कॉक्स ऑफ मशीन, मतलब वो ह्यूमन को एज अ मशीन कंसीडर करता है कि नहीं इसे काम ही काम करवाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं। इट क्रिएट कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री ऑटोक्रेसी, ये इंडस्ट्री ऑटोक्रेसी की कंडीशन को क्रिएट कर रहे हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं गाइस। डाउटफुल वेदर स्टैंडर्ड ऑफ वर्क कैन बी इजीली मेजर्ड, मतलब कि हम लोगों से काम तो करवा रहे हैं, क्या उनके काम को मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये भी देखना है। इट इज एंटी सोशल बिकॉज इट एम्ड एट एफिशिएंट वर्कर्स ओनली, मतलब
कि जो वर्कर एफिशिएंट होगा भैया उनको ही रखा जाएगा कंपनी में, जो नहीं है उनको हम रिमूव कर देंगे। तो ये गलत है। इससे क्या है कि एम्प्लॉय का फियर होगा, यार मुझे ना हटा दे, मेरी परफॉर्मेंस अगर थोड़ी सी हो गई तो मेंटली प्रेशर भी आएगा, और जब मेंटली प्रेशर आएगा तो वो उतना एफिशिएंटली काम को नहीं कर पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब, व्हाट इज ट्रू फॉर वन मे नॉट बी अ ट्रू फॉर अनदर। मतलब हर व्यक्ति अलग अलग होते हैं, किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, किसी काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन मैनेजमेंट चाहता है कि हर एक व्यक्ति परफेक्ट हो, जो कि इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म था किसका, हमारे टेलर साहब की अप्रोच का। इट इज नॉट रियली साइंटिफिक मैनेजमेंट बट साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। मतलब ये साइंटिफिकली ऐसा नहीं है कि ये हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। सब हमारा एक तो टेलर साहब हो गए हमारे, और एक हमारे मैनेजमेंट के एक और हो गए हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने अपने 14 प्रिंसिपल दिए थे। ध्यान रखना, क्वेश्चन में एक नंबर का क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी प्रिंसिपल डिलीवर्ड बाय हेनरी फ्यूल। देयर आर 14 प्रिंसिपल्स, जिनको हम एक एक करके समझेंगे। आइए, डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्यूल साहब कहते हैं कि सब काम को ना छोटे छोटे हिस्सों में सब में बांट दीजिए, और एक व्यक्ति को एक काम दीजिए, वो परफेक्ट हो जाएगा उस काम में। आप मान लीजिए एक व्यक्ति को कभी कुछ दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं, तो वो मिक्सअप हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। डिवीजन वर्क, काम को बांटिए और उस व्यक्ति को काम दीजिए, और हर बार उस व्यक्ति को वही काम दीजिए, परफेक्ट हो जाएगा। जिस काम को करने के लिए वो पहले 1 घंटा लेता था, आज वो क्या करेगा, परफेक्शन हो जाएगा। तो आज 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट में उसी काम को कर देगा जिस काम को आप 1 घंटा लेते थे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम बांट दिया कि महेश को ये काम दे दिया गया है, रमेश को ये काम दे दिया गया, सुनील को ये काम दे दिया गया है। तो अब रिजल्ट उनसे पूछा जाएगा, साहब कि आपको थोड़ा सा काम दिया था, हमने काम बांटा था, तो अब बताइए आप। डिसिप्लिन, इससे व्यक्तियों के डिसिप्लिन आ जाता है यार कि हमें काम दिया तो हमें टाइम से काम देना पड़ेगा वापस करके। यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कि जो उनको काम करने का जो सबॉर्डिनेट है, जो मैनेजर है ना, हर एक के ऊपर एक होना चाहिए। ऐसे नहीं एक एक एम्प्लॉय के ऊपर 10 मैनेजर हो तो वो किसकी सुनेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी जो उसको डायरेक्शन कर रहे हैं, यानी इसको ये काम करना है, वो काम करना है, वो अगर एक ही बंदे से आए, एक ही सुपरवाइजर या मैनेजर से आए, तो वो काम को बहुत परफेक्ट करेगा। और मान लीजिए एक व्यक्ति यानी एक एम्प्लॉय के ऊपर अगर 10 मान लीजिए मैनेजर है, तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, इसकी सुने, इसकी सुने, किसकी सुने, किस मैनेजर की सुने। तो एक होना चाहिए डायरेक्शन देने वाला। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, यानी कंपनियों को सबके इंटरेस्ट के लिए देखना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयज कम से कम एम्प्लॉयज उनकी खुश हैं या नहीं है। रेमुनरेशन, बिल्कुल साहब, रेमुनरेशन टाइम टू टाइम दीजिए, अच्छा रेमुनरेशन दीजिए, एम्प्लॉय खुश तो आपका देखिए रिजल्ट धड़ाधड़ निकलेगा आपका। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि एक केंद्रीकरण, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देना। सेंट्रलाइजेशन मतलब काम को बांट देना। स्केलर चैन वही है, इट इज द चैन ऑफ सुपीरियर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट रैंक। हमारा ये होता है कि ये हमारा होता है टॉप लेवल, फिर हमारा होता है, ये हमारा होता है मिडिल लेवल मान लीजिए, फिर हमारा ये लोअर लेवल। 3 लेवल होते हैं। तो स्केलर चैन मतलब जो आदेश आएंगे, मालिक ने आदेश दे दिए तो मालिक यानी मैनेजर को दे दिए, फिर मैनेजर से मिडिल मैन, मैनेजर सुपरवाइजर से, फिर यहाँ से जो काम करेंगे उनको एग्जीक्यूट करेंगे। ऑर्डर आएगा किससे, टॉप मैनेजमेंट से आएगा लोअर मैनेजमेंट के लिए काम करने के लिए। इक्विटी मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना चाहिए आपको। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सनल, एन एम्प्लॉय नीड्स टाइम टू गेट हिमसेल्फ accustomed टू अ लाइन ऑफ वर्क एंड देन ही कैन शो हिज एबिलिटी, देयरफॉर द पर्सनल आर स्टेबल। स्टेबिलिटी का मतलब आप, यार आप सही तनख्वाह दीजिए, अच्छे से एम्प्लॉय से व्यवहार रखिए, वो स्टेबल रहेगा, कंपनी को जल्दी छोड़ेगा नहीं। ये कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सनल, यानी आप उनको काम सिखाइए, थोड़ा सीखने का मौका दीजिए। ऐसे नहीं कि आज ही एम्प्लॉय जॉब पर आया है और आप सोचो कि आज ही से काम करना स्टार्ट कर दे, है ना। 3 महीने का तो ट्रेनिंग पीरियड दीजिए ना, ट्रेनिंग दीजिए उनको, काम दीजिए उनको, सॉफ्टवेयर समझाइए, करेंगे सब काम वो बढ़िया और एफिशिएंटली काम करेंगे। आप उनको सैलरी टाइम टू टाइम दीजिए, आप उनको हाइक दीजिए, इंक्रीमेंट दीजिए साल में अच्छा सा, तो बिल्कुल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहेंगे वो। Initiative. The initiative of the personnel must be by roast at every level, even by sacrifice of vanity by the manager. इनिशिएटिव, एक नए नए इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी आइडियाज लेने चाहिए। और एस्पिरिटी कॉप्स, टीम वर्क इज इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सिंपल है, टीम वर्क तो चाहिए चाहिए साहब, किसी काम को करने के लिए टीम वर्क चाहिए। टीम वर्क होगा तो सक्सेस मिलेगी और काम को कम समय में भी हम कर पाएंगे। तो ये था। गैस मान लीजिए आपसे मैं पूछता हूँ कि हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल। 14 प्रिंसिपल्स, वेरी गुड। आगे चलते हैं, मैक्स वेबर के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किसने दिया, मैक्स वेबर ने। एक एक नंबर में आएंगे गाइस, ये टेंशन ना लीजिए, सब होगा आपके साथ। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, मैक्स वेबर। वीवर बोल दीजिए आप।
मैंने क्या बोला, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, बिल्कुल वही बात है, एक ही चीज रिपीट हो रही है। मतलब आप एक व्यक्ति को एक काम दीजिए, उससे हर बार वही काम कराइए, वो परफेक्ट हो जाएगा। शुरुआत में जितना समय उस काम को करने में लेता था, आज वो उससे कम समय लेगा। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको रूल देने वाला आपका मैनेजर एक होना चाहिए, आपका मैनेजर एक होना चाहिए। आपको जो डायरेक्शन, आपको जो आदेश मिल रहे हैं ना काम करने के, एक मैनेजर से मिलना चाहिए। अनेकों मैनेजर से मिलेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। वेल डिफाइंड हायरार्की, मतलब किसका मैनेजर कौन होगा, किस व्यक्ति को क्या काम करना। हायरार्की का मतलब होता है चैन, यानी वेल डिफाइंड होना चाहिए भाई, किसको क्या काम करना, किसका मैनेजर। कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी को भी आके धमका दे, नहीं पॉसिबल है। इम्पर्सनलिटी इन एप्लीकेशन ऑफ रूल, मतलब रूल डिफाइंड होनी चाहिए, काम डिफाइंड होना चाहिए, बिल्कुल। अब हम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इवॉल्व फ्रॉम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर विद द फॉलोइंग चेंजेस, कुछ चेंजेस थे। Jurisdictional areas are clearly specified, activities are distributed as official duties. Jurisdictional areas are clearly specified, activities are distributed as official duties. सिंपल सा है कि हमने काम को बांट दिया है अच्छे तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल। हमने इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, इस तरीके से हमने काम को डिफाइन कर दिया है। Organization follow hierarchy principles, subordinate follow orders of superior but have right of appeal. सिंपल सा है कि हमने जो रिपोर्टिंग मैनेजर है, जो मैनेजर है, वो काम करवाएगा अपने अपने एम्प्लॉय से, अपने सबॉर्डिनेट से। लेकिन अगर सबॉर्डिनेट को कोई दिक्कत है तो सबॉर्डिनेट को भी बोलने का हक है, वो बोलेगा, अपनी परेशानियां बताएगा कि साहब ऐसा है या ऐसा है। और जो मैनेजर है उसको भी उस बात को ध्यान से सुनना चाहिए, और अगर अगर उसके एम्प्लॉय को कोई दिक्कत है तो उसको समझना चाहिए कि यार मेरे एम्प्लॉय को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Abstract rules govern decision and action. Rules are stable, exhaustive and can be learned. Decisions are recorded in permanent files in इतना, मतलब कि अगर हम जो डिसीजन ले रहे हैं ना वो टाइम टू टाइम उनमें चेंजेस भी होने चाहिए, ठीक है ना। अगर हम ऐसा नहीं कि हमने जो एक बार डिसीजन ले लिया उसी को, अगर लग रहा है कि किसी चेंज करने से अगर हमें फायदा होगा गैस, चेंज करने से अगर हमें फायदा होगा तो हमें उस फायदे को अपनाना चाहिए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एडमिन बिलोंग टू ऑफिस, पर्सनल प्रॉपर्टी सेपरेटेड फ्रॉम ऑफिस प्रॉपर्टी। सिंपल है कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो जो ऑफिस की प्रॉपर्टी होगी से सेपरेट होगी। ऑफिशियल्स आर सिलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ टेक्निक क्वालिफिकेशन, अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड एंड कंपनसेटेड बाय सैलरी। ऑफिसर्स आर सिलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ टेक्निक क्वालिफिकेशन, अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय सैलरी। सिंपल सा है कि उनके टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेस पर उनको किसी भी एम्प्लॉय को रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई रिश्तेदार है, मान लीजिए मैनेजर है, उसका कोई रिश्तेदार है तो उसने उसको रख लिया, ऐसा नहीं। उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, उसके टैलेंट के ऊपर हायर करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन इज अ करियर, द ऑफिशियल इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय एंड लुक फॉरवर्ड टू अ फाइल करियर। इतना कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो लॉन्ग करियर के लिए आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने में उसको फायर कर दे रहे हो, 3 महीने में उसको फायर कर दे रहे हो, सर ऐसा मत कीजिए आप। कोई भी आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर आता है आपके साथ, सर उसका आप ध्यान रखिए साहब। तो ये मैक्स वेबर के पॉइंट से आगे चलते हैं गाइस, आराम आराम से चलेंगे गाइस, मैं धीरे धीरे करके एक पॉइंट पढ़ता जा रहा हूँ। मैक्स वेबर के कितने प्रिंसिपल हैं गाइस? 6 मेजर प्रिंसिपल हैं। और फॉर्मल हायरार्की स्ट्रक्चर, यानी जो हायरार्की स्ट्रक्चर होना चाहिए, हायरार्की स्ट्रक्चर होना चाहिए। हायरार्की मतलब कि काम का जो स्ट्रक्चर है कि किस व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए गाइस। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कौन कौन करेगा या कौन कौन करेगा, सब वेल डिफाइन होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए भाई मैं अगले दिन ऑफिस आऊंगा, मेरा काम ये है। कोई बताएगा नहीं मैनेजर को, या मैनेजर किसी को बताएगा नहीं आज महेश यार तुम ये काम करो, दीपक यार तुम ये काम करो, नहीं। वेल डिफाइन है, महेश आएगा अपना काम करेगा, रमेश आएगा अपना काम करेगा, शाम को मैनेजर को दिखाएगा या टाइम टू टाइम रिपोर्ट करेगा अपने मैनेजर को। मैनेजमेंट बाय रूल्स, ठीक है, कुछ रूल्स जो बनाए होंगे उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे हम। ऑर्गेनाइजेशन बाय फंक्शनल स्पेशलिटी, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। एंड अ फोकस्ड और इन फोकस मिशन, मतलब कि हमारा मिशन क्या है कि स्टेक होल्डर्स को खुश रखना है या अल्टीमेट कंपनी को खुश रखना है। अगर अब फोकस का मतलब होता है गाइस, अब फोकस्ड का मतलब होता है गाइस कि अगर हम शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर के लिए काम कर रहे हैं, उनके भले देख रहे हैं हम, तो ये मेरा क्या होगा, अब फोकस्ड। और अगर हम इन फोकस्ड मिशन का मतलब होता है कि कंपनी के लिए, कंपनी का भला, यह कंपनी का भला। और अब फोकस में कि हम शेयर होल्डर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। प्योरली इम्पर्सनल, द आइडिया इज टू ट्रीट ऑल एम्प्लॉय इक्वली एंड कस्टमर्स इक्वली एंड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी द आइडिया इज टू ट्रीट ऑल एम्प्लॉय इक्वली, हर एक एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रीट करना है। ऐसे नहीं कि मान लीजिए किसी मैनेजर की किसी एम्प्लॉय से नहीं बन रहे तो उसके साथ गलत व्यवहार करे, सबके साथ अच्छे से ट्रीट करे। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी का रिश्तेदार है तो हाँ भाई इंटरव्यू बिना इंटरव्यू ले आ गया ऑर्गेनाइजेशन में। उसकी प्रॉपर एक
जो आपका हायरिंग प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए। जितने आपके इंटरव्यू के राउंड है सबके लिए, चाहे वो रिश्तेदार है चाहे कोई है, टैलेंट के बेस पर आना चाहिए, ठीक है ना गाइस। और जैसे कि आपको पता है हर एक की क्रिटिसिजन होती है, तो मैक्स वीवर साहब कहाँ छुट जाएंगे, इनकी भी क्रिटिसिजन पढ़ते हैं हम। ये क्रिटिसिजन क्रिटिसाइज हुए थे हमारे मैक्स वीवर साहब। टू मच एम्फेसाइज ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, द रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। उन्होंने कहा कि मैक्स वेबर ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिया ना बहुत सख्त है, कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे, जैसा हमने रूल बोल दिया आप उसको फॉलो करो, कोई चेंजेस नहीं कर रहे, कोई इनोवेटिव आइडियाज नहीं लाने, कोई क्रिएटिव आइडियाज नहीं लाने। नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू इनफॉर्मल ग्रुप, नाउअडेज इनफॉर्मल ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनफॉर्मल जो ग्रुप है, इनफॉर्मल जो व्यक्ति है, उसको एम्प्लॉई है, उसको हम कोई रोल ही नहीं दे रहे, उसको हम उसी बातों को सुन ही नहीं रहे, गलत है। ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, द रिजल्ट इन लॉस्ट ऑफ वेस्टेज एंड टाइम। ब्यूरोक्रेसी यानी हम हायरिंग मतलब हायरिंग करते हैं प्रॉपर, मतलब रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, जो मैनेजमेंट ने हमें बताया है हम उनको फॉलो करते रहते हैं, इसमें बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है ये भी कहा जाता है, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा खैर। Bureaucratic model may be suitable for government organization, but it is not suitable for business organization. Business organization believe in quick decision making and flexibility in process। वही यार कि टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, पेपर वर्क ज्यादा है, आपको जो डिसीजन दिए गए उनको फॉलो करना चाहिए, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। गवर्नमेंट के पास तो टाइम ही टाइम है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास, है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास तो टाइम ही टाइम है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो क्विक डिसीजन लेती है, फटाफट से 5 मिनट अभी सोचा और अभी डिसीजन ले लिया। Too much importance is given to technical qualification of the employees for promotion and transfer, dedication and commitment of the employees is not considered। मतलब कि जिसके पास ज्यादा से ज्यादा डिग्रियां हैं उसको किया जाएगा, यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। जो बेचारा मेहनत कर रहा है, जो अपनी एफर्ट्स दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको यहाँ कंसिडर नहीं किया जाएगा। देयर इज डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, देयर इज अ लिमिटेड स्कोप फॉर एचआर, यानी ह्यूमन रिसोर्स हमारी टीम होती है, एचआर की टीम, उसके लिए लिमिटेड रिसोर्स यहाँ पर है। ठीक है गाइस। जैसे कि हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट का मतलब किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज को मतलब मैनेज करें, अपने एम्प्लॉयज को संभाल के रखें, इतने बढ़िया बड़े टैलेंटेड एम्प्लॉयज को लेकर आए ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो सके, लाभ हो, हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। ठीक है ना गाइस। मैनेजमेंट जो प्रोसेस है ना गाइस 5 चीजों पर डिपेंड है, 5 फंक्शन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है। पहला किसी भी चीज की प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना। प्लानिंग मतलब आपने प्लान करना कि इस काम को इस तरीके से करना है, इस तरीके से करवाना है काम अपने एम्प्लॉय से। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि क्या काम हमें करना है उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। स्टाफिंग मतलब लोगों की हायरिंग करना है। और लीडरशिप का मतलब कि जिन लोगों की हायरिंग कर लिया है, मैनेजर जो है, जो मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से उनको लीड करेगा, उनको समझाएगा, उनको काम को उनको मोटिवेट करेगा। और कंट्रोल मतलब इन सब चीजों के बीच कंट्रोल करेगा कि द मैनेजर इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली आइदर यस और नो। ओके। तो 5 प्रोसेस है। प्लानिंग मतलब किसी काम का प्लान करना, हम कहते हैं ना किसी जब हम खुद ही प्लान करते हैं किसी भी काम को, क्या आज ये प्लानिंग करते हैं, आज वो प्लान करते हैं, प्लान मतलब फ्यूचर प्रोडिक्शन करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आपको क्या काम करना है उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना। स्टाफिंग मतलब लोगों की हायरिंग करना, अच्छे से अच्छे टैलेंटेड को हायर करना। लीडरशिप का मतलब जो लीडरशिप आपके जो मैनेजमेंट है, जो बड़े बड़े मैनेजमेंट है आपके, वो इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट करें, मोटिवेट करें, ताकि वो जिनके एम्प्लॉयज है उनका जो रिजल्ट है, उनका जो काम है, एफिशिएंसी आए उनके में। और कंट्रोल मतलब इन सब चीजों की कंट्रोल करना। तो ये मेनली हमारे 5 मैनेजमेंट के प्रोसेस है। दोबारा एक बार पढ़ रहे हैं हम। पहला है हमारा क्या, प्लानिंग करना। किसी के बारे किसी भी चीज को, मान लीजिए मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो पूरी प्लानिंग करता हूँ ना कि मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। तो प्लानिंग मतलब फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि चलिए डिसाइड कर लिया कि ये करना है, डिसाइड कर लिया हमने कि ये करना है, ठीक है, डिसाइड कर लिया हमने कि ये करना है, तो अब ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। उसके बाद तीसरा हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉयज को लाएंगे, तो वो हमारा स्टाफिंग के अंदर आ जाएगा। लीडरशिप जो हमारे मैनेजमेंट है, जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो किस तरीके से एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे, उनको टाइम टू टाइम स्किल्स उनकी अपग्रेड करेंगे। ठीक है। कंट्रोल मतलब इन सब चीजों को कंट्रोल करना, यानी कंट्रोलिंग। 5 काम है गाइस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडरशिप और मैन और कंट्रोलिंग। गैस हमें यही पढ़ना है, मोटा मोटी बताऊं तो बिजनेस इन्हीं 5 चीजों पर डिपेंड है, ये 5 फंक्शन है। कोई भी पेपर में आ सकता है आपका क्वेश्चन, बड़े नंबर में या स्मॉल नंबर में, हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, हो गया आपका, लीडरशिप और कंट्रोलिंग। गैस ये ना टॉपिक है बड़े बड़े बड़े, एक एक करके इन चीजों को, टॉपिक को हम समझेंगे। ओके गैस।
गाइस पहला उठा लिया हमने प्लानिंग। पहला क्या उठा लिया हमने गाइस? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना। कोई फ्यूचर प्रोडक्ट लाना है, मान लीजिए एमआई देख लीजिए, टाइम टू टाइम प्लान करता है, नए नए प्रोडक्ट लेकर आता है और मार्केट में उसका कैप्चर है एमआई का, है ना कैप्चर? ठीक है ना। नोकिया देख लीजिए, अपग्रेड नहीं करी, प्लानिंग सही से नहीं करा, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन भी सही से नहीं किया। प्लानिंग कर ऐसे नहीं कि आपने प्लानिंग ही कर ली, लेकिन उस प्लानिंग की एग्जीक्यूशन भी करना है, तभी तो मार्केट से बाहर हो गई नोकिया आपकी। ठीक है ना। लेकिन एमआई हो गया, ओप्पो हो गया आपका, है ना, वीवो हो गया आपका, ये प्लान करते रहते हैं, ये इनोवेटिव करते रहते हैं, नए नए आइडियाज़ लाते रहते हैं। सिंगल कैमरा, डबल कैमरा, ट्रिपल कैमरा, 4 कैमरा, अच्छे कैमराज हो गए आपके, है ना, 6 GB 8 GB रैम हो गया। आप अपडेट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम प्लानिंग करते रहते हैं और अपडेट करते रहते हैं। ठीक है ना। आप जैसे मान लीजिए आप ओप्पो को देख लीजिए, ऑनलाइन ज़्यादा करता है, तो उसने प्लानिंग करी कि अगर वो ऑनलाइन सामान को बेचेगा, अगर वो सामान को ऑनलाइन बेचेगा तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी तो जो कॉस्ट कम आ रही है वो सामान को सस्ते में बेचेगा। ये प्लानिंग उसकी काम करी, एग्जीक्यूट किया उसने, तो वो प्लानिंग काम करी। तो प्लानिंग सोचा उसने, यानी भविष्य के बारे में कुछ सोचा, फिर उसने उसका एग्जीक्यूशन किया। चलिए साहब, प्लानिंग की हम कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। पहला, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला, देर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हो गया आपका, लीडरशिप हो गया, कंट्रोलिंग। तो पहला आ गया प्लानिंग। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्लानिंग। प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग में ही हम डिसाइड कर लेते हैं गाइज हमारा कि गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हम भी तो प्लान करते हैं यार कि हमें किस तरीके से स्टडी करनी है। हम 4 मंथ का प्लान बनाते हैं, 90 डेज का प्लान बनाते हैं, 60 डेज का प्लान बनाते हैं। तो प्लान बनाने का पर्पस क्या है, कि क्या गोल क्या है? पास होना, हमें सीएम में फाउंडेशन पास होना है ताकि हम इंटरमीडिएट में आ सकें। ओके गाइस। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ओके, आपको क्या करना, अपने माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नए नए इनोवेटिव आइडियाज लाने पड़ेंगे। साहब मार्केट में चेंजेस होते जा रहे हैं इतने, टाइम टू टाइम हर 2 महीने बाद आप देख रहे हैं कि एम आई का 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 9 भी अब लो लॉन्च ही हो गया, और 10 भी लॉन्च हो जाए, 11 भी लॉन्च हो जाए। तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब आपको फटाफट से आइडियाज लाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं एक प्लान बना दिया, सालों साल तक आप उसी प्लान पर काम कर रहे हो। आपको नए नए इंटेलेक्चुअल प्लान लाने पड़ेंगे, नई नई टीम लानी पड़ेगी, आपको इनोवेटिव आइडियाज लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए ओयो का रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल कहते हैं कि मुझे हायर करना होता है बेस्ट से बेस्ट जो एम्प्लॉय होता है, जो मैनेजर स्किल्स होती है इसके अंदर, जो टैलेंटेड होता है, मैं उनको हायर करने में ज़्यादा अट्रैक्ट करता हूँ। दे विल बूस्ट माई ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक इंटेलेक्चुअल मतलब आपको नए नए आइडियाज लाने पड़ेंगे। प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है गाइस, सभी जगह पाया जाता है, सभी जगह पाया जाता है। प्लानिंग आप देख लिया, आप छोटे बच्चे हों उनकी भी प्लानिंग है, बड़े बच्चे हों उनकी भी हो, स्कूल के छात्र उनकी प्लानिंग है कि यार संडे को क्या करना है, या एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करनी है। आप हो कि ट्रेनिंग किस तरीके से करनी है, जब आपका इंटर निकल जाएगा या फाउंडेशन निकल जाएगा तो कहाँ कहाँ से आप कोचिंग लोगे, सेल्फ करोगे, या आप कहाँ कहाँ से वीडियो देखोगे। तो प्लानिंग हर जगह व्याप्त है, चाहे वो छोटे लेवल पर हो चाहे बड़े लेवल पर, वो चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी। प्लानिंग इज अवेलेबल एट एनी वेयर, एट एनी वेयर। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग ऐसी नहीं कि मैंने एक बार आइडिया लगा लिया तो बस उसी पर आप काम करते जाओ, आपको टाइम टू टाइम इनोवेट करना पड़ेगा, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म आपको अगर गेन करना है, लॉन्ग टर्म आपको मार्केट में बना रहना है, तो आपको इनोवेटिव आइडियाज लाने पड़ेंगे और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस करनी पड़ेगी। प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव। आपको पता है कि बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आपको बेस्ट ऑल्टरनेट चुनना है। प्लानिंग इज कंसर्न विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, यानी अपना फायदा नहीं देखना है, ऑर्गेनाइजेशन का, ग्रुप का फायदा देखना है, एम्प्लॉयज का फायदा देखना है, सबका भला हो, यानी ग्रुप का बेनिफिट देखना है आपको। प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, और गाइस फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि चेंज कर सके हम, यानी टाइम टू टाइम चेंज भी कर सके। ऐसे नहीं कि यही प्लान बना लिया और नुकसान हो रहा है। मान लीजिए कि नोकिया ने भी तो कोई प्लानिंग करी होगी साहब, लेकिन उसने प्लानिंग में मान लीजिए इसका प्लान ए काम नहीं कर रहा, तो गाइस को सोचना चाहिए ना कि क्यों मेरा प्लान ए काम नहीं कर रहा, मुझे अब अपने प्लान बी पर काम करना चाहिए ना गाइस। प्लानिंग फ्लेक्सिबल यानी फिक्स नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब कि अगर आपको लगता है यार कि हम यार मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा, वो रिजल्ट नहीं निकल रहा हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना पड़ेगा, गोल को चेंज नहीं करना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग को हमें चेंज करना पड़ेगा। गैस हर चीज की लिमिटेशंस भी होती है, लिमिटेशंस मतलब उनकी बुराइयां क्या हैं। इनएक्यूरेसी, यार हम जानते हैं कि भविष्य जो है अनसर्टेन है, वी कांट प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर,
वी कांट से एनीथिंग अबाउट फ्यूचर। तो फ्यूचर इज, जो प्लानिंग है वो क्या है, इनएक्यूरेट है। टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग बनाने में इतना समय लग जाता है कि कई बार तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता। देख लीजिए आप, हम सुनते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, कितने स्टार्टअप होते हैं कि प्लानिंग करते रह जाते हैं करते रह जाते हैं, और जो वो सोच रहे थे कोई नया बंदा आकर उसको करने लग जाता है। तो रिजिडिटी मतलब कि आपको ऐसे नहीं कि आपने ये प्लान कर लिया तो उसी के ऊपर काम करना है, मतलब रिजिडिटी मतलब एक जगह ही, मतलब दृढ़ नहीं रहना कि अरे ये नहीं यार यही करना है यही करना है यही करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप उस काम में सफल नहीं हो पा रहे तो आप तरीके को चेंज करिए। कॉस्टली प्लानिंग में आपको क्या नाम है उसका, बहुत समय लगता है, आपका समय वेस्ट होता है। उस प्लान पर इंस्ट्रूमेंट लाने पड़ते हैं, प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं, आपको हायर मैनेजमेंट अथॉरिटी चाहिए होती है, उनको सैलरी देनी पड़ती है, तो बड़ा कॉस्टली होता है ये चीज़ें आपको। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है गाइस कि जैसे मान लिया हमने जो चीज़ प्लानिंग बना ली, प्लानिंग का मतलब ब्लूप्रिंट बना लिया कि सर हमें इस काम को इस तरीके से करना है, एक ब्लूप्रिंट बना लिया हमने, एक ब्लूप्रिंट बना लिया हमने। तो जो ब्लूप्रिंट हमने बना लिया, अब जो मैनेजमेंट है ना वो अपना दिमाग नहीं लगाता, जो एक बार जो उस कागज में लिखा है कि इसको इस तरीके से करना है तो इस तरीके से ही करना है, ही विल नॉट यूज इज ऑन माइंड। ओके, तो ये थोड़ी बुराई है कि यार नहीं यार ऐसा गलत भी तो हो सकता है, अपने मैनेजर को बता, अपने अपने सीनियर मैनेजर को बता, लेकिन नहीं यार प्लानिंग कर ली बड़े मैनेजर ने, वी कांट से एनीथिंग। ओके, तो ये एटीट्यूड बन जाता है मैनेजर का। फॉल्टी डिजाइन ऑफ प्लानिंग सिस्टम, हर बार ये जरूरी नहीं कि प्लानिंग जो आपने डिसाइड करी थी वो सही है, कई बार फॉल्टी भी हो जाता है। प्लानिंग प्रिवेंट इनोवेशन, आपने एक ब्लूप्रिंट दे दिया, कोई भी कर्मचारी या कोई भी एम्प्लॉय अब नहीं सोचेगा, मतलब अपना माइंड यूज नहीं करेगा, कोई इनोवेटिव आइडियाज जो आप आएंगे ही नहीं, जो प्लानिंग कर लिया आप उसी पर काम करना स्टार्ट करो। लैक ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मैनेजर, जो प्लानिंग कर दी, जो आपको ब्लूप्रिंट जो खाका दे दिया, आप जो कागज पर हमने तैयार करके दे दिया उसी पर आप काम करिए, कोई भी आपको इनोवेटिव आइडिया सोचने की जरूरत नहीं है, हम आपको ट्रेनिंग भी नहीं देंगे। आप ये बताइए। अनसर्टेनिटी मतलब प्लानिंग, बिल्कुल सही बात है, एवरीथिंग इज अनसर्टेन, वी आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर की यार ये हो जाए, मान लीजिए who think about the COVID-19, no one think about the COVID-19, but you are seeing the worst situation is coming day by day. Okay, so everything is uncertainty, we are exams, most of the exams are cancelled. Okay, तो वी हैव प्लानिंग कि हमें ये करना, लेकिन वो अनसर्टेन होता है, फ्यूचर एक अनसर्टेन है। तो गाइस ये लिमिटेशंस थी हमारी प्लानिंग की। प्रीरिक्विजिट ऑफ प्लानिंग, प्लान हमारे क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बी सिलेक्टिव इन द प्लान, कि आप किस काम में महारत ही हो उसी काम को आपको सिलेक्ट करना है, ऐसे नहीं कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं ये भी कर लूं, जिसमें आप महारत हो वो करो। प्लान शुड बी गियर टू मीट द नीड्स ऑफ दोज हु इम्प्लीमेंट इट, यानी आपको जो काम कर सकते हो आप, प्लान शुड बी गियर द मीट, यानी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए उन सब चीजों को। अ प्लान शुड बी थ्रू, इट शुड नॉट ओमिट एनी फंक्शन और सब फंक्शन और शुड नॉट ओवरलुक एनी इन डिटेल, एट द सेम टाइम कन्वर्जेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अवॉइडेड और फिगर। अ प्लान शुड बी फंक्शन एंड ओवरलुक अननेसेसरी डिटेल्स, इतना कंट्रोवर्शियल इतना कि मतलब प्लानिंग में हमें प्लान में हमें चेंजेस लाने चाहिए टाइम टू टाइम, अगर कोई हमें लगता है ऐसा तो। अकॉर्डिंग टू गेरी डेसलर, द प्लान इफेक्टिवली मैनेजर शुड कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट, जो गेरी डेसलर है उन्होंने भी अपने कुछ पॉइंट्स दिए। डेवलप एक्यूरेट फोरकास्ट, कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो एक्यूरेट फोरकास्ट हो वो करो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम भविष्य कौन बता सकता है कि एक्यूरेटली, नो वन कैन टेल अबाउट फ्यूचर एक्यूरेटली। गेन एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान, हो सकता है कि हमें प्लान से एक्सेप्टेंस भी हो जाए। प्लान मस्ट बी साउंड वन, एक बढ़िया प्लान होना चाहिए, सभी तो जो भी प्लान बनाते हैं तो सभी तो बेस्ट होता है, कौन कह सकता है कि मेरा प्लान बेस्ट नहीं है ना। डेवलप एन इफेक्टिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक इफेक्टिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए आपकी। बी ऑब्जेक्टिव, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मीजर फर्म्स मार्केट वैल्यू टाइम टू टाइम आपकी, कि आपको क्या नाम उसका उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। डिसाइड इन एडवांस द क्राइटेरिया फॉर अबंडनिंग अ प्रोजेक्ट, किस तरीके से आपको उसको इंप्लीमेंट करना है वो भी आपको सोचना पड़ेगा। सेट अप अ मॉनिटरिंग सिस्टम, कि आप जो प्लान कर रहे हो कहाँ तक उस पर पहुंचे, धीरे धीरे करके आपको रिव्यू भी करना पड़ेगा। रिवाइज द लॉन्ग टर्म प्लान एवरी ईयर, आपको अपने प्लान को रिव्यू भी करना पड़ेगा एवरी ईयर। फिट द प्लान टू द सिचुएशन, आप देखिए कि आपका सिचुएशन पे फिट कर रहा है या नहीं कर रहा वो जो आपने प्लान सोचा था। ये पेपर में आ सकता है। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, पहला है एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप अपॉर्चुनिटीज को देखिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं आपके पास। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है, आप जिस चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। डिटरमाइनिंग द प्लानिंग प्रोमाइसेस, डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रोमाइसेस, है ना, कि आपके उद्देश्य क्या हैं। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव, किन तरीकों से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या ऑल्टरनेट और वे हो सकते हैं हमारे।
इवेल्युएशन दी ऑल्टरनेटिव, जो हमने रास्ता चुना है, ठीक है ना, कि उनके भी क्या ऑल्टरनेट हैं या नहीं है, उन ऑल्टरनेट में से किसी एक को चुनना। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेट। इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान, सर आपने सोच लिया है, बहुत समय लगा लिया, अब है इम्प्लीमेंट। पता चले आपका कोई और प्लान लेकर ऐसा ना हो कि किसी और ने आपका प्लान चुरा लिया और उसने इम्प्लीमेंट ही कर दिया, काम भी स्टार्ट कर दिया और आप सोचते रह गए। तो ज़्यादा सोचना भी नहीं है, जितने ऑल्टरनेट है उन सबको देखना है, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपकी प्रतिभा है उस पर देखिए, उसको सिलेक्ट करिए और उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, इम्प्लीमेंट करिए। और टाइम टू टाइम रिव्यू भी करिए। ऐसे नहीं कि आपने प्लान कर दिया, काम करते गए देखिए साहब आप कहाँ तक पहुंचे, जो आपने सोचा था आप अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या आप सोचते ही जा रहे हैं बार बार। ये भी में आ सकता है अप्रोचेस टू प्लानिंग, टॉप डाउन अप्रोच, मतलब कि जो मैनेजर है ना, ऊपर का जो मैनेजर है वो धीरे धीरे करके अपने नीचे के जो मैनेजर है उनको समझाएगा। बॉटम मतलब जो आइडियाज आएंगे, जो प्लानिंग के आइडियाज होंगे, वो कई बार होता है कि जो नीचे का एम्प्लॉय होता है ना, कई बार नीचे का जो एम्प्लॉय होता है वो भी इनोवेटिव होता है, कई बार उसको प्लान आ गया तो वो आगे गाइड आगे आगे फॉरवर्ड कर देगा अपर मैनेजमेंट को, भाई मैंने भी ये सोचा है। तो अगर मान मैनेजमेंट को अच्छा लगा, सुंदर पिचाई ले लीजिए सीईओ के, वो भी तो नीचे लेवल से काम करना स्टार्ट किया, आज देखिए सीईओ ऑफ गूगल, प्राउड फॉर इंडिया। कंपोजिट, दोनों का मिक्सअप, टॉप मैनेजमेंट भी अपनी बात रखता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी अपनी बात रखता है, तो कंपोजिट है। टीम अप्रोच, इसमें टीम अप्रोच काम करते हैं, टीम मिलकर काम करती है, टॉप डाउन बॉटम सब मिलकर काम करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान गाइस, स्टैंडिंग प्लान होता है और सिंगल यूज प्लान होता है। स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है गाइस कि मान लीजिए जिस प्लान को रिपीट करते हैं ना, रिपीट हर बार यही प्लान रिपीट करना है, तो उसको हम कहते हैं और स्टैंडिंग प्लान। और सिंगल यूज प्लान मतलब कि केवल एक ही बार यूज करना है, कि हमने जो प्लान बनाया था केवल इस काम को पूरा करने के लिए करा था, वो काम पूरा हो गया, प्लान खत्म। स्टैंडिंग प्लान का मतलब कि हम प्लान को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और सिंगल यूज प्लान का मतलब है गाइस कि हम प्लान को एक ही बार इंप्लीमेंट करेंगे। गाइस के बाद है प्लानिंग प्रमाइसिस, तीन तरह की होती है हमारी प्लानिंग प्रमाइसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रमाइसिस, कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, इंटेंजिबल और इंटेंजिबल। ये हम पढ़ लेते हैं। दी फैक्टर विच एग्जिस्ट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल है उनको हम इंटरनल कहेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन के अवेलेबल नहीं है उनको हम एक्सटर्नल कहेंगे। दी फैक्टर विच एग्जिस्ट विद इन दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्निश द बेसिस फॉर इंटरनल प्रमाइसिस। सेल फोरकास्ट हम कर सकते हैं अपने इंटरनली डेटा लेकर, पास का डेटा लेंगे, उस पर 5% का इफेक्ट, जो भी हम इफेक्ट देना चाहें वो इफेक्ट दे सकते हैं, जिसको हम ट्रेंड कहते हैं, ठीक है ना। कैश फ्लो, कैश फ्लो बता सकते हैं हम, फ्यूचर का क्या होगा उस पर ट्रेंड दे सकते हैं। मतलब जो हमारा जो डेटा हमारे पास खुद के पास इंटरनली कंपनी के पास अवेलेबल है वो तो हमारा इंटरनल कहला जाएगा, सोर्स कहला जाएगा। और जो एक्सटर्नल मतलब कि जो हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, वो क्या नई चीजें इंप्लीमेंट कर रही है, वो एक्सटर्नल सोर्स है, वो हमें बाहर से पता करना पड़ेगा, अपनी टीम को बोलना पड़ेगा भाई पता करिए कि कॉम्पिटिटर क्या क्या नया प्लान ला रहा है। कंट्रोलेबल मतलब जिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है, जिस पर कंट्रोल नहीं कर सकती वो अनकंट्रोलेबल है। सेमी कंट्रोल जिसमें दोनों के ही गुण हो, कि कुछ पर कंपनी का कंट्रोल हो और कुछ का कंपनी का कंट्रोल ना हो। टेंजिबल और इंटेंजिबल मतलब कि टेंजिबल का मतलब होता है गाइस कि द प्रोमाइसेस दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टेंजिबल फिजिकल फॉर्म्स, मतलब जिनको फिजिकल फॉर्म्स में देख सकते हैं। टेंजिबल का मतलब जिनको हम फिजिकल फॉर्म्स में देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इंटेंजिबल का मतलब होता है जिनको हम केवल अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉय के साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रही है, एम्प्लॉय और मैनेजर का कितना अच्छा रिलेशनशिप है, ये इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, लेकिन इनको हम छू सकते हैं कि यार वो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रतन टाटा हो गए, मान लीजिए एक मैनेजर है, लेकिन रतन टाटा का जो है उनका बिहेवियर को हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, ही इज अ लीजेंड। लॉट्स ऑफ पीपल से अबाउट रतन टाटा दैट ही इज अ लीजेंड। ओके, तो टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं यार कि क्या नाम को कौन कंपनी किस तरह की प्लानिंग कर रही है, कैसी है, लेकिन जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, मान लीजिए मैनेजर एम्प्लॉय का कितना अच्छा रिलेशनशिप है, उनकी भावनाएं कैसी हैं। द premises that can be expressed in tangible physical terms such as labor, प्रोडक्शन यूनिट, नो जस्ट टेंजिबल, लेबर को हम देख सकते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन हम काम करवा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इंटेंजिबल का मतलब क्वांटिफाइड इन स्पेसिफिक टर्म, दिस कैनॉट बी इग्नोर्ड व्हाइल प्लानिंग। इग्नोर तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इग्नोर तो हम किसी को भी नहीं कर सकते, ठीक है ना गाइस। मान लीजिए कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्म्स हो गया, रेपुटेशन ऑफ फॉर्म हो गया, एम्प्लॉय मॉरल, हम एम्प्लॉय को बूस्टअप कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, उसको देख नहीं सकते, लेकिन एम्प्लॉय की काम करने की जो प्रगतिशील क्षमता है उसको हम देखकर समझ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज हमने अपना पहला फंक्शन पढ़ा। 5 फंक्शन है गाइस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और सॉरी हो गया आपका कंट्रोलिंग। ओके, लीडरशिप आपका 4th पॉइंट हो गया गाइस। यहीं तक करेंगे आज हम, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा।
गैस इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर मिलेगा आपको, मेरे साथ बने रहिएगा। आपको अकाउंट्स का, लॉ का और इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट बिजनेस का आपको लेक्चर मिलेगा। दिसंबर क्रैक करेंगे फाउंडेशन एग्जाम, स्टूडेंट्स विल क्रैक देयर एग्जाम्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम अ क्वालिफाइड सीएमए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, यू कैन नो आई एम योर फ्रेंड जस्ट एंड नथिंग एल्स। चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं गाइस। ने आज स्टार्ट किया था अपना फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो कि हमारा 20 मार्क्स का है, बी पार्ट हमारा पहले कोर्स का। बिजनेस मैनेजमेंट में मतलब किस तरीके से मैनेज करे ताकि कंपनी अपने ऑब्जेक्ट तक, अपने गोल तक पहुंच सके। इसमें पढ़ा था हमने, डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि हिक्स ने क्या डेफिनेशन दी थी, कुंटेज एंड ऑर्डनल ने क्या डेफिनेशन दी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट है एक साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन है, प्रोफेशन भी है। साइंस का मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रोफेशन का मतलब जब एक व्यक्ति किसी काम को, पर्टिकुलर काम को करता है और करते करते जब वो महारथी हो जाता है उसका, तो वो प्रोफेशनली बहुत ही कैपेबल हो जाता है उस काम को करने के लिए। एक नंबर पे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? टेलर। फेडरिक विंस्लो टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फेडरिक विंस्लो टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी थी गाइस, पढ़ना। अगर आपको डाउट हो तो कुछ कमेंट सेक्शन में कर लीजिएगा, आप मुझसे पूछेगा, मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगा आपको। उसके बाद मैक्स वीवर के हमने पॉइंट्स पढ़े थे, उसकी वो पढ़ा था हमने, क्रिटिसिज्म पढ़ा था हमने प्लानिंग पढ़े थे, प्लानिंग की स्टेप्स पढ़े थे, प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लानिंग की क्रिटिसिज्म पढ़े थे हमने, प्लानिंग के स्टेप्स पढ़े थे हमने। और हमने 14 प्रिंसिपल्स देते हमें हेनरी फ्योल ने, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो गाइस आज के लिए आज हम समाप्त करना जाएंगे अब आज का लेक्चर हम। तो गाइस मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिएगा गाइस, अपने इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। साथ दीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत है गाइस आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, थैंक्स गाइस।